मुंबई की मीरा रोड में कमरा नंबर 704 में मनोज ने सरस्वती को काट डाला। काटा किससे वो भी आज आपको बताएंगे। कहां से उसने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, वो भी आपको आज इस पूरे कहानी में आपको समझाएंगे। एक और चीज जो सामने आ रही है, पता लगा है कि जो सरस्वती है, जो उससे कम से कम कह रहे हैं 20 से 22 साल छोटी है, वो मनोज को मामा कहती थी। और मनोज ने खास तौर पे कहा है कि उसे HIV था, इसलिए वो उसने कोई भी संबंध नहीं बनाए, बस सिर्फ प्यार करता था। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि वो उसे मामा बुलाती थी, इसलिए वो उसे बेटी के रूप में ही प्यार करता था। ये तो ही एक बात। हमारे पास और भी चीजें हैं जिसमें पता लगा है कि जो लड़की है, सरस्वती है, जो वो अनाथ आश्रम में रहती थी, तो कोई उसे सफेद गाड़ी में मिलने आया करता। वो कहती कि वो बहुत अमीर शख्स है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो कपड़े, मिठाई, यहाँ तक कि खिलौने भी उसे देता है। अब जो भी खबरें सामने आई हैं उसमें सबसे अहम चीज कि जो मनोज है उसकी उम्र है 56 साल। आमतौर पे जो 56 साल की अगर किसी व्यक्ति की उम्र होती है तो शादी कर ही लेता है, लेकिन उसने शादी क्यों नहीं की वो भी आज आपको अच्छे से बताएंगे। इसके बाद जो खबर सामने आई है, जो आपके मन में भी चुभ रही होगी कि ये काम क्या करता था, काम राशन की दुकान में काम क्या करता, वहां से उसकी जो सैलरी आती थी, उस सैलरी को अगर आप जान लेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि उस सैलरी में वो मीरा रोड में जो फ्लैट में रह रहा था उसमें उसका किराया नहीं दे सकता था। तो आखिर मनोज के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था कि वो एक साथ दो जिंदगी 704 नंबर कमरे में पल रही थी। और पैसे ना होने के बावजूद भी वो इतना अमीर कैसे था कि उसके पास, जब हमने खबर खंगाली तो पता लगा उसके पास फ्लैट भी है। तो इस पूरे केस में बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक केस और पेचीदा होता जा रहा है। जितना कल जब ये खबर आई मीरा रोड से, तो जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आई मनोज साने और विद्या को लेकर, सरस्वती वैद्य को लेकर, ये सारी जो कहानी सामने आई कि एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर दिए, वो थोड़ी सी अब बदलती हुई दिख रही है। थोड़े से दांवपेच उसमें दिख रहे हैं। दरअसल अब जो पुलिस ने जब पूछताछ की तो एक चीज़ और निकल कर आई। मनोज साने ने पुलिस से कहा कि जो लड़की थी, जो मुझसे 20 से 24 साल छोटी थी, जो हर जगह आर्टिकल्स में और जो पुलिस से बातचीत की उसमें जो समझ में आया कि उसकी एज जितनी कम थी, वो लड़की मुझे मामा कहती थी और मैं उसे बेटी की तरह प्यार करता था, ना कि लिव इन में। इससे पहले आपको पता होगा कि जब पुलिस ने शुरुआती जांच की थी तब मनोज साने ने ये ज़रूर कहा था कि हम लिव इन में थे, लिव इन रिलेशनशिप था, हमारे बीच में झगड़ा हुआ और मैंने मतलब वो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मुझे उसे काटना पड़ा। उसने ये नहीं कहा कि वो मैंने उसे मारा, उसने ये बोला है कि मैंने देखा आकर तो वो गिरी हुई पड़ी हुई थी और उसके मुंह से कुछ अजीब सा झाग टाइप का ऐसा कुछ चीज़ थी, फिर मैंने कटर वगैरह लेकर आया और मैंने उसे मारा। ये सारी चीज़ें उसकी कहनी है। लेकिन उसमें अब वो सीधे सीधे तौर पर पुलिस को ये कह रहा है कि जो लड़की है वो मुझे मामा कहती थी और जो लड़की है उसके साथ मेरा एक बेटी जैसा संबंध था, क्योंकि वो मेरी बच्ची की तरह थी। अब अगर इस बात को और पुख्ता करें तो आज सामने आई हैं लड़की की बहनें। कल तक जो लड़की अनाथ थी, अचानक से उसकी बहनें आ जाती हैं। तो जब उनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है, और जब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जिस अनाथ आश्रम में लड़की रहती थी, सरस्वती वैद्य, वहाँ पर जाकर जब पूछताछ की तो पता लगा काफ़ी बचपन से ये वहाँ पर रह रही थी। लेकिन फिर एक रोज़ कोई इससे मिलने आया, एक शख्स वाइट गाड़ी में आया, और वो कौन था? मनोज साने। और डिटेल निकाली गई तो पता चला कि जो लड़की है वो अपनी फ्रेंड से, जो उसके वहाँ पर रहती थी और लड़कियां अनाथ आश्रम में थी, उनसे कहती थी कि मनोज साने मेरे मामा हैं, उनकी कपड़े की मिल है, वो बहुत अमीर हैं। और ऐसा अमीर वाली बात इसने इसलिए भी कही क्योंकि जब भी मनोज उस आश्रम में आता था अपनी वाइट कार में तो बहुत सारे कपड़े, खाने और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आता था। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो पुलिस भी थोड़ी सी मतलब असमंजस में है कि आखिर ये मामला क्या हो सकता है। फिलहाल जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लड़की के सामने नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना पुलिस के लिए भी जल्दबाजी ही होगा। लेकिन ये एक एंगल सामने आया कि जिस तरीके से उसके अनाथ आश्रम के लोग भी बता रहे हैं कि इनका जो लड़की थी वो हमेशा बोलती थी कि मनोज साने मेरे मामा हैं, उनके पास बहुत पैसा है, मैं जल्दी वहाँ रहूँगी। और जब दोस्तों से बात की गई तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय तक वो वहाँ रही, लेकिन जब 2018 की हुई तो अपने बहन के यहाँ चली गई। उसके बाद उसका जो रिश्ता है मामा वाला, या आप कहें कि बेटी जैसा रिश्ता, या जो जैसा मनोज साने ने पहले कहा लिव इन रिलेशनशिप वाला जो पहले खबर आ रही थी, वो रिश्ता इन लोगों का वहाँ से शुरू हुआ राशन की दुकान से, फिर ये लोग एक साथ सेटल हो गए। अब अगर दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है उस पर आए कि मनोज साने ने शादी क्यों नहीं की। ऐसा भी क्या हुआ कि 56 साल का आदमी है,
होता है, बहुत लोगों के अंदर ही होता है, वो शादी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि इसने शादी नहीं की, तो अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि मनोज साहनी को HIV है, ऐसा उसने पुलिस को बताया है। मनोज साहनी का कहना है कि मैं एक रोज़ की बात है, मुझे चोट लग गई थी काफ़ी साल पहले, जिसके लिए मैं अस्पताल में एडमिट हुआ था। अब वहाँ से मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने मुझे कैसा ब्लड चढ़ाया, क्या इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से मैं इस बीमारी से ग्रसित हो गया। मनोज साहनी ने कहा कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसके बाद मैं ठीक होकर घर आ गया, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, अचानक से बिगड़ने लगी। इसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया, तो वहाँ उन्होंने चेकिंग के लिए बोला कि आप अपना टेस्ट वगैरह करवाइए, और जब टेस्ट कराया तो 2008 में मुझे HIV पाया गया, मैं HIV पॉजिटिव पाया गया। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता लगी, तो पुलिस ने बोला कि फिर ये लड़की वाला एंगल कहाँ से सामने आ रहा है। तब मनोज साहनी ने कहा कि जो लड़की है उसके साथ मेरा बेटी जैसा रिश्ता है, हमने कभी कोई संबंध नहीं बनाए हैं, और मुझे HIV है, तो आप सोच के देखिए क्या मैं उस लड़की के साथ कोई रिलेशन बना सकता हूँ। तो एक ये एंगल भी सामने आ रहा है कि जो मनोज साहनी है उसने इसलिए शादी नहीं की अब तक, क्योंकि उसे HIV हो गया साल 2008 में, और लड़की के बारे में ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उनका जो रिलेशन था वो बेटी का रिलेशन था। और एक और एंगल सामने आ रहा है कि उसका कहना है कि मैंने मारा नहीं है, मैंने काटा है उस लड़की को, कि वो एक तरीके से उसका ये कहना है कि जो उसकी लाश थी मैंने उसे काटा है ताकि मैं ना फंस जाऊँ। तो ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी है, जो दीपक ने पहले भी कहा, कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक राशन की दुकान पे काम करने वाले एक इंसान के पास पैसे कैसे आए, वो भी मीरा रोड पे उसका वो फ्लैट में रह रहा है, वहाँ रेंट दे रहा है, और 2 लोगों का जीवन यापन इतनी आसानी से चल रहा है। देखिए, जो मनोज है, मनोज जिस 700 नंबर 4 किराए में रहता था, उसका अगर मैं रेंट बताऊं तो उसका रेंट है 10,000 रुपये। जिस राशन की दुकान में वो काम क्या करता, वहाँ से उसकी सैलरी आती 5,000 रुपये। अब जो आपके मन में सवाल आ रहा है वो मेरे मन में भी सवाल है, और हर किसी के मन में सवाल आएगा, ये कमाई कम कर रहा है, खर्च इसके ज़्यादा हैं, 10,000 रुपये रेंट है, रहने का खर्च अलग है, उसके पैसे कहाँ से आ रहे होंगे। अब जैसा कि आपको अनीता ने बताया कि उसके पास एक गाड़ी भी है, और गाड़ी में वो अक्सर जब वो अनाथ आश्रम में रहा करती थी तो उसके लिए कपड़े खिलौने लेके भी जाया करता। और यहाँ तक कि जो सरस्वती की जब अनाथ आश्रम में रहती थी तो उसके दूसरे साथियों के लिए भी वो कपड़े और गिफ्ट्स लेके जाया करता। तो इतने पैसे कहाँ से आए। जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुआ। उसमें हमें ये पता लगा कि दरअसल आज से लगभग 10 से 15 साल पहले इसका घर, खुद का घर, वोरीवली नाम है मुंबई में, वोरीवली जगह का नाम है, वहाँ पर इसका फ्लैट है। फ्लैट नहीं, उस रेसिडेंसी का नाम है साने रेसिडेंसी। उसमें 4 फ्लैट हैं, चारों मनोज के रिश्तेदारों के नाम हैं। अब मनोज के रिश्तेदारों का नाम है तो उसमें से एक फ्लैट मनोज के नाम है, जिससे इसका मंथली रेंट जो आता है 35,000 रुपये आता है। जब कई लोगों ने जाके पूछताछ की उस किराएदार से कि भैया बताइए कि आपने कितना किराया देते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए मैंने एडवांस चेक दे रखा था मनोज को, मनोज हर महीने जा जाकर एक चेक को देता और वहाँ से उसके अकाउंट में पैसे कट कर मनोज के अकाउंट में चले जाया करते। तो ये बात तो समझ में आ गई, 35,000 रुपये किराया, 10,000 रुपये वो मीरा रोड में रहता था, 5,000 रुपये का वो राशन की दुकान में काम क्या करता था, लेकिन उसकी नौकरी चली गई थी पिछले महीने ही। ये बात समझ में आ गई कि वो एक तो खानदानी रईस था, क्योंकि फ्लैट था वही अच्छी खासी जगह से, जहाँ से उसका 35,000 रुपये रेंट आ रहा था। लेकिन 10 साल पहले उसके पिता की मौत हो जाती है मनोज की, 8 साल पहले उसकी माताजी की मौत हो जाती है। ये उसके बाद बिल्कुल भी अपनी फैमिली से कट ऑफ हो चुका था, अपने भाइयों से इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि उसके भाइयों का कहना है कि वो अपने फ्लैट देखने भी नहीं आता था, बस किराया उसके नाम पर टाइम टू टाइम चला जाया करता था, और ख़ासतौर पे वो उसने एडवांस चेक ले रखा था ताकि बार बार उसे घर पर ना आना पड़े। ये जो बात है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। लेकिन अब जो बात ये है मेन है कि वो राशन की दुकान में काम क्यों करता है। अब जिसका घर वोरीवली में 4 अच्छा खासा घर है, साने रेसिडेंसी से नाम, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उस इलाके में क्यों एक शख्स राशन की दुकान पे काम करेगा। तो जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमें पता लगा कि इसने पढ़ाई कहाँ तक की है। तो बोरीवली में मनोज ने ITI का कोर्स कर रखा था। ITI का कोर्स अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, ITI इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और जो ऐसी जो स्किल्ड जो लेबर कहते हैं वो वाला काम होता है ये। तो इसमें वो बहुत अच्छा इनकम कमा सकता था, बजाय कि वो राशन की दुकान में बैठ के 5,000 रुपये का नहीं करते भी, अगर उसको 20-25 हज़ार रुपये की जॉब आराम से मिल सकती थी मुंबई में, तो 5,000 रुपये का ही काम क्यों कर रहा था, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। अब जो मेन सवाल है कि उसके पास गाड़ी भी आ जाती है, तो क्या जो गाड़ी है ये उसको अपने
पापा से या उसके घर वालों ने उसको दी है, उसके नाम पे पहले से फ्लैट है और मीरा रोड में ही क्यों रह रहा था। मीरा रोड में रहने का मतलब कि उसका राशन का दुकान उधर ही था। अब ये जो राशन दुकान वाली जो बात है, यहीं पर आज से 15 साल पहले पहली बार मुलाकात होती है मनोज और सरस्वती की। दोनों एक दूसरे से रेगुलर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि मनोज अपने आप को मामा की तरह पेश किया करता, उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाया करता, खिलौने लेके जाया करता, जिसके बाद सरस्वती का भी इसकी तरफ लगाव बढ़ता गया। यहाँ तक कि सरस्वती जब भी अनाथ आश्रम में वापस जाती तो कहती कि देखिए एक ना मेरे मामा हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, वो मुझे गिफ्ट्स ला के देते हैं। अब धीरे धीरे आज से लगभग 5 साल पहले वो दोनों साथ में रहने लगे। ये तो एक बात हुई। अब जो मेन जो प्रॉब्लम जहाँ पर आई है कि जब हम इसकी पड़ताल कर रहे थे तो हमें ये पता लगा कि जब सरस्वती अपने अनाथ आश्रम में थी तो 18 साल होते ही अपनी बहनों के पास चली गई। तो ये बहनें कौन हैं? अगर उसकी खुद की बहनें, मतलब खुद की मतलब ओन ब्लड वाली बहनें हैं, तो अनाथ आश्रम में वो क्या करी थी? अचानक से उसकी मौत के बाद ये 2 बहनें कहाँ से आ गई? माफ कीजिएगा 3 बहनें हैं। ये 3 बहनें कहाँ से आ गई? अगर उसकी बहनें थी तो अनाथ आश्रम में वो क्यों रह रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि फ्लैट में 704 नंबर जो फ्लैट है मीरा रोड में, उसमें पड़ोसियों का कहना है कि देखिए हमें तो इनका नाम तक नहीं पता था, जब हत्या हो गई तब हमें पता लगा कि अरे ये तो इनकी मौत हो गई है। अब 704 में जो मनोज है उसने हत्या कैसे की, ये भी सोचिए। वो एक हार्डवेयर दुकान में जाता है, 200 वोल्ट का कटर लेके आता है जिससे पेड़ काटा जाता है। 1000 रुपये उसका प्राइस था, 1000 रुपये वो देता है। 1000 रुपये में 200 वोल्ट का कटर लेके आता है और उसका खुद का कहना है कि देखिए ना मैंने कोई चाकू का इस्तेमाल किया, ना किसी और धारदार हथियार का, मैंने सिर्फ कटर का इस्तेमाल कर कर उसकी बॉडी को काटा है। अब उसकी बॉडी को तो काटा, अब उसने ये सवाल पूछा गया कि भैया तुमने मारा कि नहीं मारा, तो उसका शुरू से लेकर अब तक यही कहना है कि देखिए उसने पेस्टिसाइड या कोई पॉइजन खा लिया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने मारा है, इसलिए मैंने सोचा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए अलग अलग मेथड से, यानी कुकर में उबाल दिया जाए, उबालने से उसकी बदबू चली जाएगी। यहाँ तक कि ये भी पता लगा कि घर पर लगातार परफ्यूम छिड़क रहा था ताकि बदबू ना बाहर ना फैले। सीसीटीवी के फुटेज सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो सुबह के टाइम पर चुपचाप निकलता है और चुपचाप वापस आता है, ये इसलिए ताकि उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सके। अब मनोज साहनी का केस धीरे धीरे अलग ही रुख ले रहा है, अलग ही करवट ले रहा है। पुलिस हर एक चीज़ का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि आखिर जो आफ्ताब का केस हुआ दिल्ली का और जो मुंबई में हुआ मीरा रोड में मनोज साहनी का केस, इनमें सिमिलैरिटी क्या थी? जो कातिल हैं उन्होंने ऐसी क्या क्या चीज़ें की, या ऐसा क्या समानताएं और ऐसी क्या असमानताएं हैं दोनों केसेस में? क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों लिव इन के केस हैं, गर्लफ्रेंड वाला एंगल भी आया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं। और ना सिर्फ ये दोनों केस हैं, हाल ही में अगर हम 10 महीने पर जाएं, इस पिछले 10 महीनों की बात करें, तो ना जाने ऐसे एक तरफा प्यार, लिव इन रिलेशनशिप और मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कितने सारे ऐसे केसेस आ गए हैं। तो अगर इन्हीं सिर्फ 2 केसेस पे रहते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें रिलेशनशिप स्टेटस, एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में सिमिलर है। दोनों का रिलेशनशिप जो था वो लिव इन वाला था, दोनों लिव इन में रह रहे थे। प्लस जो मनोज साहनी है, अब भले एंगल एक आ रहा है कि बेटी और मामा वाला एंगल आ रहा है, लेकिन पहले जो शुरुआती जांच है उसमें यही चीज़ है और मनोज साहनी ने भी पहले यही चीज़ बोली थी कि रिलेशनशिप था। दूसरी बात करें तो जो जहाँ पर वो लोग रेंट पे रहते थे, जो उनकी रेजिडेंसी थी, वहाँ पर दोनों ही जो कपल हैं, जो अगर हम आफ्ताब और श्रद्धा की बात करें तो वो लोग भी दिल्ली में उन्होंने रेंट पे फ्लैट लिया, वहाँ पर रह रहे थे। उसी तरीके से मनोज साहनी और सरस्वती वैद्य का भी रेंट पर वो लोग रह रहे थे मीरा रोड पे। अगला आता है ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी। इसकी बात करेंगे तो जब आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, उसके बाद आफ्ताब ने सबूत मिटाने के लिए, वो पकड़ा ना जाए इसके लिए, श्रद्धा की बॉडी को चॉप किया, उसे काटा, उसके टुकड़े किए। ठीक इसी तरीके से मनोज साहनी ने किया, माफ़ करिएगा, मनोज साहनी ने अभी तक वो कह रहा है कि उसने कत्ल नहीं किया। अगर हम उस चीज़ को मान भी लें तो उसने बॉडी को काटा है, उसके टुकड़े किए हैं, और टुकड़े करने के बाद आगे की चीज़ें आप जानते ही हैं। अगर उसके आगे चलें तो एक आता है सीसीटीवी पर अगर हम जाएंगे तो दोनों ही अपराधी, अगर हम इसकी बात करते हैं आफ्ताब की और मनोज साहनी, दोनों ही सीसीटीवी के ज़रिए पकड़े गए, या ये कहें कि उन पर जो चार्जेस हैं वो पुख्ता हुए, क्योंकि जो आफ्ताब है वो भी सीसीटीवी में दिखा था कुछ ले जाते हुए, पॉलीबैग्स और इन सब में कुछ फेंकते हुए। ठीक उसी तरीके से मनोज साहनी भी दिखा। पुलिस ने जब इस चीज़ की जांच की, सीसीटीवी वगैरह खंगाली, तो देखा कि वो कुछ चीज़ें ले जाके कुत्तों को खिला रहा है, कुछ अपना
अपार्टमेंट से वो कुछ पॉलीथीन में लेकर हुए निकला। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का शक इस पे गहराया। अगली बात करें कि उन्होंने बॉडी को कैसे छुपाया, काट तो लिया, अब बॉडी छुपाने के लिए आफताब ने क्या किया, आफताब ने उनके टुकड़े किए, जैसे कि श्रद्धा का जो सिर है वो फ्रिज में रखा था, ये भी बहुत रिपोर्ट्स में था। वो बॉडी पार्ट्स को लेके जाता था मेहरौली के जंगल में फेंकने, इसने वही चीज़ें कुत्तों को खिला दी, कुकर में उबाल दी। ऐसे ही इस केस में कुछ असमानताएं हैं जो पुलिस भी इस एंगल से देख रही, क्योंकि जब पहले पूरी चीज़ें आई थी तब ये चीज़ सामने आई थी कि जो मनोज साने हैं उसने श्रद्धा वाला जो केस है उसको स्टडी किया है, उसको उसने देखा है और ये आफताब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि हाँ इस तरीके से सबूतों को मिटाया जा सकता है, इस तरीके से मैं बच सकता हूँ। तो ये चीज़ें उसने फॉलो की। लेकिन अगर हम कुछ डिससिमिलैरिटीज़ की बात करें, कुछ असमानताओं की बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे बॉडी स्टोरेज की है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मनोज साने ने बॉडी को स्टोर कैसे किया, छुपाने के लिए उसने उन्हें काटा और इतने छोटे काट दिए, इतने बारीक काटे कि पुलिस भी उन्हें गिन नहीं पाई। श्रद्धा के केस में पुलिस ने टुकड़ों, मतलब आफताब ने खुद बताया कि इतने टुकड़े हुए थे, इतने टुकड़े मैंने किए, और जो पार्ट्स थे वो बड़े बड़े थे। लेकिन उस केस को 6 महीने हो गया, उस लड़की को मारे हुए उसको 6 महीने हो गया, तो कहीं पे भी जब जंगल में पार्ट्स फेंके गए तो पुलिस को मिले नहीं। लेकिन इस केस में अभी 3 दिन की ही बात थी, इसने उन पार्ट्स को इतना छोटा कर दिया, सरस्वती विद्या की जो लाश थी उसके पार्ट्स को इतना छोटा किया कि पुलिस भी नहीं पहचान पाई, या पुलिस को भी नहीं पता लगा कि किस तरीके से वो ढूंढे। और उसके बाद इसने जाके कुत्तों को खिलाया, वो उबालता रहा, फ्लश करता रहा, लगातार इसने इस तरीके से छुपाया। इसके बाद अगर बात करें इनके रेंट वाली चीज़ की, जो रेंट एग्रीमेंट है, तो आफताब ने जब रेंट एग्रीमेंट बनवाया था उसमें आफताब ने श्रद्धा के भी साइन लिए थे और अपने भी साइन किए थे, यानी दोनों कपल के साइन थे। लेकिन यहाँ पर जो साइन था वो सिर्फ मनोज साने का था, ना कि सरस्वती वैद्य का। एक सिंगल आदमी ने साइन किया था इस रेंट एग्रीमेंट में। तो इसमें ये भी सामने आ रहा है कि ये लोग जब आपस में इन लोग की बात हुई तो पहले मनोज साने ने फ्लैट वगैरह लिया है, साइन वगैरह करा लिया, उसके बाद ये उस लड़की को लेके उस फ्लैट में गया है। और ऐसे ही एक चीज़ आ रही है फ़ोन। अब फ़ोन का एंगल अगर आप देखें तो जो श्रद्धा के केस में आफताब था उसके पास श्रद्धा का फ़ोन था। अब श्रद्धा का फ़ोन अगर उसके पास था तो वो जो फ़ोन था उसने लाकर भायंदर खाड़ी मुंबई में है वहाँ पर उसने फेंक दिया था, और वो फ़ोन लेकर भी नहीं गया था, अपना फ़ोन भी नहीं लेके गया था जब वो पार्ट्स को फेंकने जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर फ़ोन की बात करें तो सरस्वती वैद्य के पास कोई फ़ोन ही नहीं था। एक तो वो अनाथ थी, आकर वो इस पर डिपेंड हो गई, इसके साथ रह रही थी, तो एक ही फ़ोन था, वो इसी का फ़ोन था। सरस्वती वैद्य का कोई फ़ोन नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो इसके लिए वो प्रॉब्लम बनी ही नहीं कि इसे फ़ोन छुपाना है या फ़ोन के ज़रिए लोकेशन ट्रेस हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मनोज साने के लिए कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि मैं ईजिली बच जाऊंगा। देखिए जिस तरीके से आफताब ने टुकड़े तो किए, गिनने लायक टुकड़े किए, किसी चीज़ को कुकर में डालना हो तो आप उसे इतना बड़ा तो नहीं कर सकते, सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े किए, उसने उसको बॉयल किया, कुकर में सीटी भी लगाने की कोशिश की, इतने बारीक टुकड़े किए कि कुत्ते भी खा सकें और उसका कोई सबूत ना मिले। ये तो हुई जिस तरीके से क्रूरता दिखाई मनोज ने। लेकिन मनोज को डर था कि कहीं ये बात बाहर ना आ जाए। ये मनोज का खुद का दिया बयान है पुलिस के सामने कि उसने पेस्टिसाइड लेकर मौत की नींद सो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने पेस्टिसाइड खाया क्यों होगा, अगर वो सच बोल रहा है तो देखिए मनोज के पास भी अपना एक तर्क है। मनोज का मानना है, या मनोज ने पुलिस को जो बताया, उसने ये बताया कि देखिए 1 महीने पहले मेरी नौकरी जा चुकी थी जो 5,000 रुपये आते थे, अब क्योंकि जो किराया था 10,000 रुपये था, अब अक्सर इसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ करता, पैसों को लेकर कि देखो पैसों की कमी है, तुम मेरा ख्याल नहीं रखे, ये हो सकता है। तो मनोज और इनके बीच जो झगड़ा हो रहा था, इस वजह से शायद मनोज के अगर माने तो जो सरस्वती है उसने पेस्टिसाइड खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। एक ये बात रही। अब दूसरी जो बात है उसमें यह है कि ये खुद HIV पॉजिटिव था। अब इसका कहना है कि देखिए आज तक मैंने किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया, 2008 में मुझे कोई चोट लगी थी, उसके बाद मैं संक्रमित हुआ और पर ये हॉस्पिटल वालों की गलती थी, उन्होंने मुझे कोई गंदा खून चढ़ाया जिस वजह से मैं HIV पॉजिटिव हो गया, लेकिन मैं उससे प्यार करता था। अब पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी उसमें सबसे अहम जो बात ये होगी, क्या मनोज ने कभी कोई संबंध बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि मनोज ने उसे संक्रमित किया हो, एक थ्योरी हो सकती है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में जाकर उसने ये आत्महत्या करने की कोशिश की हो, और या तो जानबूझकर इसने मारा हो। मनोज ने बार बार कहा है कि देखिए मैंने कोई धारदार हथियार इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ कटर के जरिए उसे मारा है। अब जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उससे पुलिस को देखिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पुलिस को 5 छोटे नीलगिरी तेल है वो मिलता है कमरे के अंदर से, एक हथौड़ा मिलता है, एक टाइल कटर भी मिलता है और एक इलेक्ट्रिक कटर भी मिलता है,
जिससे उसको काटा गया था। प्लास्टिक के चम्मच मिलते हैं जिसमें वो जो मांस थे वो चिपके हुए दिखाई दे रहे थे। 2 प्लास्टिक की बाल्टियां थी जिसमें खून से भरी हुई थी और उसमें मांस के टुकड़े रखे गए थे। एक तवा मिला जिस पे मांस को पकाया गया था। अब रोटी बनाने वाली जो चीज़ें आती हैं आप समझ गए हो क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उस पर मांस को पकाया गया था, वो चीज़ें मिली हैं। एक भरकर एक काली प्लास्टिक है जिससे भयंकर बदबू आ रही थी, पुलिस को बरामद हुई है, उसको खोल के देखा गया तो उसमें पता लग रहा है कि कोई मांस रखा गया है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसके कमरे के अंदर से मिली हैं। अब ये जो बात अब आ रही है साइकोलॉजी की, किसी की हत्या करने के बाद या अगर आप कोई मर गया तो उसे छुपाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस बदबू में, उस मांस के चारों तरफ घर में खून है, बाथरूम में खून की बाल्टियां रखी हैं, उसमें मांस के टुकड़े हैं, घर पर प्लास्टिक का बैग रखा है उसमें आपने टुकड़े करके रखे हैं, खाना बना रोटी बना लो तवे में आपने इस तरीके से मांस को पकाया कि उसमें मांस के लोथड़े चिपके हुए हैं, चम्मच में प्लास्टिक की जो स्पून है उसमें भी मांस की लोथड़े चिपके हुए हैं। ये सारी चीज़ें मनोज कर रहा था। अब आफ्ताब की जो बात है, आफ्ताब भी कुछ इसी तरीके से उसने ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जितने भी हत्यारे हैं बार बार भूल जाते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी तरीके अपना लें, आप बच नहीं सकते। मनोज ने जिस तरीके से आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस स्टडी कर कर सोचा कि मैं भी बच जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से आफ्ताब ने रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रखता था लाश को, ये यहाँ पर उसने सोचा कि क्यों ना 3 दिन के अंदर ही या 3 या 4 दिन के अंदर ही फटाफट लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, जल्द से जल्द मेरा नाम इससे हट जाए। यहाँ तक कि जो फ़ोन का जो मामला था, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि सरस्वती का कोई जानने वाला नहीं था, अनाथ थी, तो उसे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सोच रहे हैं आप कि दुनिया में आप कितने अकेले हैं कि कल को आपकी मौत भी हो जाए तो आपकी जानकारी किसी को ना पता लगे, ना आपकी कोई दोस्त है, ना आपके कोई रिश्तेदार है। अब क्योंकि जो मुंबई महानगर है, महानगर से कहने का मतलब कि वहाँ पे एक छोटे से घर में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, अगल बगल वालों को पता तक नहीं चलता। यहाँ तक कि ये लोग उनसे मिलते भी नहीं थे, कईयों का कहना था हमें तो नाम भी नहीं पता कि हमारे दूसरे कमरे में कौन रहता है। ये है महानगर। हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में डेवलप हो रहे हैं कि हम इंसानियत को भूलते जा रहे हैं? हम लोगों से मिलना जुलना भूल चुके हैं कि हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। सोचिएगा ज़रूर। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।